हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो भी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां तिब्बत में चीन ने साफ कर दिए गांव के गांव। ये रिपोर्ट में खुलासा होते ही मच गया हड़कंप। दोस्तों बताएंगे आखिर इतनी चालाकी से कैसे चाइना ने गांव के गांव साफ कर दिए। तो वहीं इतना ही नहीं, बांग्लादेश में तीस्ता के रास्ते भारत को घेरना चाहता है चाइना। चिकन नेक पर गड़ा रखी है उसने नजर। बताएंगे क्या है भारत को खतरा। तो वहीं नया भारत घर में घुसकर मारता है राजनाथ सिंह के उस बयान के बाद अब यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। बताएंगे क्या कहा यूनाइटेड नेशन में जाकर उस बयान को लेकर दोस्तों पाकिस्तान ने। तो वहीं राहुल गांधी ने दिया बयान, कहा अग्निवीर सेना की नहीं पीएम मोदी की योजना है, सत्ता में आने पर इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने दे दी राहुल गांधी को ये नसीहत। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां तिब्बत में चीन ने साफ कर दिया गांव के गांव। HRW रिपोर्ट में सामने आई लाखों तिब्बतियों के साथ हुए जुल्म की दास्तान। जी हां, ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW ने चीन को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने 2016 के बाद से 1,40,000 से अधिक जनसंख्या वाले तिब्बत के 500 गांवों को हटा दिया है। संगठन ने चीन के सरकारी मीडिया में 1000 से अधिक रिपोर्टों के अध्ययन के बाद ये आंकड़ा जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि चीनी अधिकारियों ने 2000 से 2024 के बीच 9,30,000 से अधिक ग्रामीण तिब्बतियों को स्थानांतरित किया है। इनमें से करीब 76% का स्थानांतरण 2016 से हुआ है। 70 पेज की रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी अधिकारी लोगों से भ्रामक दावा करते हैं कि यहां से जाने से बेहतर रोजगार और ज्यादा इनकम होगी। चीनी कानून के अनुसार जिन लोगों को स्थानांतरित किया गया है उन्हें वापस लौटने से रोकने के लिए घरों को ध्वस्त किया जाता है। तो वहीं चीन का कहना है कि यह सभी प्रक्रिया इनके इच्छानुसार हुई है, इनकी इच्छा से यह स्थानांतरण किया गया है। जी हां, यानी कि पूरा गांव का गांव साफ कर दिया चाइना ने। और जब बयान जारी कर रहा है तो कह रहा है कि यह इच्छानुसार हुआ, यानी कि ये अपनी इच्छा से यहां से गए हैं। लेकिन रियलिटी क्या है वो पूरी दुनिया अब जान चुकी है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको सबसे बड़ी खबर बता दें चीन से ही जुड़ी, जहां चीन की असलियत निकल कर आई सामने। बांग्लादेश में तीस्ता के रास्ते भारत को घेरना चाहता है चीन। चिकन नेक पर गड़ा रखी है उसने नजर। क्या है भारत को इससे खतरा, बता दें। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था एक भयानक तूफान का सामना कर रही है। दोहरे अंक वाली मुद्रा स्फीति भी लोगों के जेब पर दबाव डाल रही है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है और आर्थिक विकास धीमा पड़ रहा है। इस संकट से निकलने के लिए बांग्लादेश की हसीना सरकार बेतहाशा विदेशी कर्ज ले रही है। इस संकट में चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा मददगार बनकर आया है। चीन ने बांग्लादेश को $5 बिलियन के आसान ऋण के साथ खुद को ढाका के वित्तीय रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया है। बता दें बीजिंग का समर्थन ढाका को $4.7 अरब के IMF ऋण पैकेज की $1.4 अरब की किस्त मिलने के बाद आया है। लेकिन चीन की पेशकश में एक भू राजनीतिक गेम भी है। बांग्लादेश की आर्थिक कमजोरी ने चीन के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में भारत के प्रभाव का मुकाबला करने का अवसर खोल दिया है, क्योंकि दोनों क्षेत्रीय दिग्गज तीस्ता नदी परियोजना पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तीस्ता नदी बांग्लादेश और भारत दोनों के लिए सिंचाई और जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण है। नदी के जल प्रवाह को साझा करने में भारत की अनिच्छा के कारण ये वर्षों से द्विपक्षीय तनाव का एक स्रोत भी रहा है। जी हां दोस्तों, ऐसे में भारत को डर है कि तीस्ता परियोजना में चीन की भागीदारी इस संवेदनशील क्षेत्र के पास पैर जमाने की परोक्ष कोशिश हो सकती है। तीस्ता नदी बांग्लादेश की जीवन धारा है, देश की चौथी सबसे बड़ी नदी और इसके उत्तरी क्षेत्रों के लिए पानी के प्राथमिक स्रोत के रूप में यह सिंचाई लाखों नागरिकों का समर्थन करने और कृषि उत्पादन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, ऐसे में यह खबर वाकई में बहुत जरूरी था दोस्तों आपको बताना, और खास करके वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी जानकारी थी। तो वहीं आपको बता दें भारत का बयान, नया भारत घर में घुसकर मारता है। जिसके बाद यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, कहा हमने चूड़ियां नहीं पहनी। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के राजदूत ने कहा भारत का अभियान कनाडा अमेरिका में भी जारी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने टारगेट किलिंग को लेकर भारत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शायद वैश्विक मंच पर यह पहली स्वीकृति है कि नया भारत क्या कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नया भारत दूसरों के घरों में घुसता है और आपको मारता है। अकरम ने पिछले दिनों अमेरिकी दैनिक में छपी रिपोर्ट के हवाले से यह बात कही। उन्होंने कहा कि कनाडा में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर के अलावा भारत सरकार ने विदेशी धरती पर रहने वाले राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की टारगेट किलिंग
की घटनाओं को अंजाम दिया है। पाकिस्तान ने अपने यहाँ और अन्य देशों में हो रही टारगेट किलिंग की घटनाओं को लेकर भारत पर निशाना साधा। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए अकरम ने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सुरक्षा परिषद, महासचिव और महासभा के अध्यक्ष को पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की घटनाओं के लिए भारत के अभियान के बारे में सूचित किया है। हालांकि ये सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, कनाडा में राजनीतिक विरोधियों की हत्याएं भी इसमें शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका और संभवतः अन्य देशों में भी इसका प्रयास किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अकरम ने वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से प्रधानमंत्री मोदी के पिछले भाषणों का उल्लेख किया। ऐसा दावा किया कि पीएम मोदी ने कहा था कि आज भारत के दुश्मन भी जानते हैं कि ये मोदी है, ये नया भारत है, ये नया भारत आपके घर में आता है और आपको मार डालता है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि नया भारत खतरनाक है, यह सुरक्षा नहीं बल्कि असुरक्षा देता है। इससे पहले शीर्ष ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत सरकार ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों को खत्म करने की रणनीति के तहत पाकिस्तान के अंदर भी हत्याओं का अंजाम दिया। यानी कि दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी के आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने वाले बयान को गलत तरीके से यूनाइटेड नेशन में इस पाकिस्तानी राजदूत मुनीर अकरम ने पेश किया है और ये दिखा दिया है कि अपने बयानों की वजह से कितना नीचे गिर चुका है पाकिस्तान और भारत की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है। खास करके पीएम नरेंद्र मोदी जी को उस बयान को लेकर जो आतंकवादियों पर दिया गया है, जिसको नागरिकों की हत्या से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में आपकी राय और आपका जवाब तो बनता है दोस्तों इस पाकिस्तानी राजदूत अकरम को लेकर। कमेंट में भारी मात्रा में जवाब दीजिएगा तो वहीं आपको बता दें। इतना ही नहीं, सीएम योगी जी ने बयान दिया था कि 6 महीने में पीओके हमारा होगा। अब पाकिस्तानियों ने जो कहा वो भी वायरल हो गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से पीओके पर बयान आने के बाद पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तानियों को लगता है कि योगी आदित्यनाथ काफी ताकतवर लीडर है और वो पाकिस्तान जितनी आबादी वाले प्रदेश के मुखिया है। एक पाकिस्तान शख्स ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि आज इंडिया काफी ज्यादा मजबूत है और पीओके की हालत खराब है। पाकिस्तानी युवक ने इसका जिम्मेदार पाकिस्तान की सरकार को ठहराया है। पाकिस्तानी यूट्यूबर शैला खान से बातचीत में पाकिस्तानी युवक ने कहा कि भारत के कब्जे वाले कश्मीर को भारत ने अपने में मिला लिया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर की आजादी का मसला ही खत्म हो गया है। दूसरी तरफ कश्मीर के लोगों ने अब मान लिया है कि उनको भारत में रहना है। ऐसे में अब वहां से आजादी की मांग वाली आवाज आना बंद हो गया है। युवक ने कहा कि कश्मीर के लोग अब कहते हैं कि उनको हाथ में पत्थर नहीं बल्कि रोजगार चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान के लोगों को डर है कि जिस तरह से पीओके के लोगों ने 6 दिन के अंदर अपनी मांगों को मनवा लिया, इसी तरह से अन्य सूबों से आवाज उठने लगी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि योगी जी के इस बयान से पूरा पाकिस्तान सदमे में जा चुका है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, भारत फ्रांस सेनाओं का 7वां संयुक्त अभ्यास, आत्मरक्षा और मुश्किल स्थितियों में सहयोग पर किया अभ्यास। जी हाँ, मेघालय में भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच शक्ति का 7वां यानी 7th एडिशन संयुक्त अभ्यास चल रहा है। अभ्यास के दौरान आत्मरक्षा के लिए पहाड़ों में जीवित रहने का अभ्यास किया जा रहा है। जनसंपर्क अधिकारी रक्षा गुवाहाटी के अनुसार 13 से 26 मई तक संयुक्त अभ्यास आयोजित होगा। भारत फ्रांस संयुक्त सेना अभ्यास शक्ति का 5वां संस्करण 13 मई को मेघालय में उमरोई में शुरू हुआ। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य उप पारंपरिक परिदृश्य में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस करने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। उद्घाटन समारोह में भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मथो और 51 सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल ने प्रतिभाग किया। ऐसे में इंडियन आर्मी को आप लोग ऑल द बेस्ट कहना मत भूलेगा इस अभ्यास के लिए। तो वहीं आपको बता दें, ईरानी राष्ट्रपति को सुप्रीम लीडर खामेनेई ने दी श्रद्धांजलि। हमास चीफ हानिये भी रहे मौजूद, सड़कों पर उतरे लाखों लोग। जी हाँ, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में रविवार को मौत हुई। रईसी के अंतिम संस्कार के दौरान भारी भीड़ देखने को मिली। दुर्घटना में मारे गए देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और अन्य अधिकारियों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की अगुवाई में बुधवार को प्रारंभ हुई। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर के साथ राजधानी तेहरान में निकाले गए जुलूस में हजारों लोग शामिल हुए। तेहरान विश्वविद्यालय में मृतकों के ताबूत रखे गए। ये ताबूत ईरानी ध्वज में लिपटे हुए हैं और ताबूतों पर नेताओं की तस्वीरें लगाई गई हैं। दिवंगत राष्ट्रपति रईसी के ताबूत पर एक काली पगड़ी रखी गई जो उनके इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का वंशज होने का संकेतक है। तो वहीं आपको बता दें, ईरानी राष्ट्रपति की मौत पर रशिया ने अमेरिका को बताया इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार, कहा जानबूझकर ऐसा नुकसान। जी हाँ, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की मौत के लिए रशिया ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है।
है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों ने दुनिया के कई देशों की विमानन सुरक्षा के लिए बदतर हालात पैदा कर दिए हैं। कजाकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की मंत्री स्तरीय बैठक में बोलते हुए लावरोव ने कहा कि अमेरिका इससे इनकार करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिन अन्य देशों के खिलाफ अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं उन्हें विमानन सहित अमेरिकी उपकरणों के लिए स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक लावरोव ने आगे कहा कि हम इन वाहनों का इस्तेमाल करने वाले आम नागरिकों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के बारे में बात कर रहे हैं। जब स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति नहीं होती तब सीधे सुरक्षा के स्तर में कमी आती है। जी हाँ, बता दें राष्ट्रपति रईसी अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेल 212 में सवार थे, जो कि चॉपर का एक पुराना मॉडल है। और पुराने हेलीकॉप्टर में इस बेल 2012 नाम के हेलीकॉप्टर में उड़ने का मतलब यही था कि अमेरिका ने जिस प्रकार से ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे थे, इसी वजह से उसने नए हेलीकॉप्टर खरीद पाने में असमर्थ था और यही वजह रही कि उसको पुराना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना पड़ा और ये दुर्घटना हुआ। और इसी वजह से रशिया ये कहते हुए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। बहरहाल दोस्तों, आप क्या कहते हैं, क्या अमेरिका वाकई में इसका जिम्मेदार है? तो वहीं आपको बता दें, भारत में गिरफ्तार IS आतंकियों से श्रीलंका पुलिस के अधिकारी करेंगे पूछताछ। अहमदाबाद से पकड़े गए थे ये। जी हाँ, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर इस्लामिक स्टेट यानी ISIS के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। ये चारों ही श्रीलंका के नागरिक हैं। श्रीलंका पुलिस के शीर्ष अधिकारी भी इन आतंकियों से पूछताछ करेंगे और श्रीलंका पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया, जिसका नेतृत्व एक वरिष्ठ उप महानिरीक्षक करेंगे। एक गुप्त सूचना के आधार पर गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ता ने कार्रवाई करते हुए रविवार को उन चारों आतंकियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार ये लोग प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े हैं और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भारत आए थे। तो वहीं बता दें, आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन ने फलस्तीन को स्टेट के रूप में मान्यता दे दी, जिसके बाद नाराज इजराइल ने वापस बुला लिए अपने राजदूत। जी हां, इजराइल को लगा तगड़ा झटका। स्पेन समेत 3 देशों ने फलस्तीन को दे दी मान्यता। टूटे कूटनीतिक रिश्ते। बता दें, फलस्तीन के गाजा में इजराइल हमास के बीच 8 महीने से युद्ध चल रहा है। दोनों देशों में फिलहाल टकराव खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने के अपने फैसले की घोषणा की है, जिससे नाराज होकर यहूदी राज्य इजराइल ने आयरलैंड और नॉर्वे से अपने राजदूतों को तत्काल प्रभाव से वापस बुला लिया है। बुधवार को इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि मैं आयरलैंड और नॉर्वे को एक स्पष्ट और साफ संदेश भेज रहा हूं। इजराइल अपनी संप्रभुता को कमजोर करने और इसकी सुरक्षा को खतरे में डालने वालों के सामने चुप नहीं रहेगा। काट्ज ने स्पेन को भी चेतावनी दी और कहा कि उसके खिलाफ भी ऐसा ही कदम उठाया जाएगा। दरअसल स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी बुधवार को घोषणा में कहा कि उनका देश भी 28 मई से फलस्तीनी को राज्य के रूप में मान्यता देगा। जी हां दोस्तों, जिसके बाद वाकई में ये तगड़ा झटका लगता नजर आया है इजराइल को। तो वहीं बता दें, इब्राहिम रईसी की मौत पर दुख जताना बाइडेन प्रशासन को पड़ गया भारी। देश में ही घिर गए विदेश मंत्री। जी हाँ, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर संवेदना व्यक्त करने के बाद अमेरिका अपने ही देश में एक बार फिर घिर गया है। अमेरिका के सीनेटर टेड क्रूज ने देश की फॉरेन पॉलिसी को लेकर विदेश मंत्री ब्लिंकन के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। क्रूज के सवालों में राष्ट्रपति रईसी की मौत के लिए ईरान के प्रति संवेदना व्यक्त करने से लेकर इजराइल सेना को हथियारों के शिपमेंट में देरी करने का फैसला भी शामिल है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मंगलवार को विभाग की गतिविधियों पर चर्चा के लिए सीनेट की एक बैठक में शामिल हुए थे, जहां उन्हें अमेरिका की विदेश नीति पर सीनेटरों के गुस्से का सामना करना पड़ा। सीनेटर के सवालों का जवाब देते हुए एंटनी ब्लिंकन मुश्किल में दिखाई दिए। सीनेटर टेड क्रूज ने बाइडेन की विदेश नीति को अमेरिका के लिए नुकसानदायक बताया है। जी हाँ, तो वहीं बता दें, अग्निवीर सेना की नहीं पीएम मोदी की योजना है, सत्ता में आने पर इसको कूड़ेदान में फेंक डालेंगे। जी हाँ, राहुल गांधी का यह सबसे बड़ा बयान, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्लियर नसीहत दे दी। राहुल गांधी को कहा सेना पर संभल कर बोले, कांग्रेस और धार्मिक मसलों पर भाजपा भी कसे लगाम। दरअसल कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा और इसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूरों में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में अपनी पहली जनसभा में पूर्व कांग्रेसी अध्यक्ष ने किसानों के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। अग्निवीर योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया है कि यह सेना की योजना नहीं बल्कि मोदी की योजना है। सेना ऐसा नहीं चाहती। अग्निवीर सेना की नहीं बल्कि पीएम मोदी की योजना है और सत्ता में आते ही इसको कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। जिसके बाद चुनाव आयोग ने ऐतराज जताया। आयोग ने इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी को धार्मिक मसलों
पर और कांग्रेस को सेना पर संभल कर बयानबाजी करने की नसीहत दे डाली है। आयोग ने कांग्रेस को कहा कि वो डिफेंस फोर्सेस का राजनीतिकरण ना करें। इसके अलावा सुरक्षा बलों में सामाजिक आर्थिक विविधता के बारे में भी टिप्पणी ना करने को कहा गया। जी हाँ, तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, ममता सरकार को लगा तगड़ा बड़ा झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिए 2010 के बाद जारी 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट, जिसके बाद ममता बनर्जी का भी आया बयान। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। कोर्ट ने 2010 के बाद बनी ओबीसी सूची को अवैध करार दिया। हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम ममता बनर्जी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के आदेश को स्वीकार नहीं करेगी। जी हाँ, बनर्जी ने कहा कि आज मैंने सुना कि एक न्यायाधीश ने एक आदेश पारित किया है जो प्रसिद्ध रहे हैं। इस फैसले से संवैधानिक विघटन होगा। तपशीली या आदिवासी आरक्षण को अल्पसंख्यक कभी छू नहीं सकते, लेकिन ये शरारती लोग यानी भाजपा अपना काम एजेंसियों के माध्यम से कराते हैं। यानी कि दोस्तों हाईकोर्ट के फैसले तक को मानने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा मैं इस फैसले को नहीं मानूंगी। बहरहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? क्या हाईकोर्ट के फैसले से भी बड़ी हो गई है ममता बनर्जी? जो भी आपकी राय हो दोस्तों बताना मत भूलिएगा। तो वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों भाइयों में साथियों रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।